Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW. बट दोस्तों हम IP Mat के साथ साथ आप देख रहे हो अदर यूजी प्रोग्राम की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने NPAT सेट के जो भी अच्छे वीडियोस PYQs है वो डाले थे और आज का वीडियो भी अपना NPAT की वन शॉट सीरीज पे। तो आज के सेशन में मैं आपके NPAT से रिलेटेड कुछ बढ़िया अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने वाला हूँ। मिक्स बैग, जैसे कि आपको पता है अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंट, फंक्शन, लॉगरिथम है ना, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इनकी मिक्स बैग क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं जिससे आपको एनपैट एग्जाम में थोड़ी हेल्प हो। तो गाइज ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। इफ एक्स एंड वाई आर द पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट, पहला आपको बोल दिया है लॉग का एक क्वेश्चन है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12। बट आपको पता है अलजेब्रा लिंक्ड है यार, मतलब लॉग में भी हो सकता है एक्सपोनेंट यूज हो जाए या लॉग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो जाए। तो यहाँ पे टू द बेस एक्स बोल दिया है। अब आपको पता है अगर आपको लॉग हटाना है दोस्तों, अगर आपको लॉग हटाना है तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लॉग ए टू द बेस बी, अगर एम है और मुझे लॉग हटाना है तो आपने सीखा है ना यार कि ये बेस इधर आरएचएस में जाके क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा और एम पावर बन जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ सिंगल वैल्यू है वो पावर बन जाती है, लॉग का बेस दूसरे साइड में जाके बेस बन जाता है और ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो लॉग की वैल्यू आर्ग्यूमेंट है ना, ये अकेला हो जाता है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखो यार मैं वही करूंगा, यहां अगर मुझे लॉग हटाना है तो ये x इधर जाके क्या बन जाएगा, बेस 4 पावर बन जाएगी और ये आर्ग्यूमेंट अकेला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12। सो देख लो यार, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 सब उधर शिफ्ट कर दूं तो एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, तो इधर क्या बचेगा 0। अब आप इक्वालिटी में LHS RHS स्वैपिंग तो कर सकते हो राइट। तो मैं अगर ये इधर ले लूं और 0 उधर ले लूं तो उससे रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा ना। इक्वालिटी में आप a इज इक्वल टू बी बोलो या b इज इक्वल टू a बोलो, एक ही बात है। अब गाइस ये रेस टू 4 है, लेकिन आप ठीक से देखो तो ये ऐसे नहीं है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, एक्स स्क्वायर। रेस टू 4 को मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मनी मन एक्स स्क्वायर को क्या लिख दे रहा हूं गाइस, p। मनी मन में एक्स स्क्वायर को p लिख दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया गाइस, p एक्स स्क्वायर। जहां जहां अब एक्स स्क्वायर है यहां पर मैं p लिख रहा हूं तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस p माइनस 12। गाइस ये क्या बना, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे मैं p निकाल सकता हूं बराबर। तो a आपको क्या मिला गाइस, यहाँ पे जो a पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है और सी जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है -12। तो गाइस आप देखते हो ना क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व, मैंने कहा ना अलजेब्रा लिंक्ड है यार, लॉग करते करते हमें क्वाड्रेटिक यूज हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी, यानी मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए -12 के बराबर और एडिशन आनी चाहिए b के बराबर यानी -1। ऐसे दो फैक्टर्स कौन से है, ऐसे दो फैक्टर्स है -4 एंड 3। -4 इंटू 3 होता है -12 एंड -4 और 3 की एडिशन होती है -1। तो गाइज इससे मुझे लेकिन ये तो क्या है, फैक्टर्स है ना, इससे मुझे p कैसे मिलेगा, इन फैक्टर को -a से डिवाइड करके। गाइज जो भी a होता है, ये हमने ट्रिक सीखी है ना क्वाड्रेटिक में, तो जो भी a होता है उसके अपोजिट वैल्यू से। सो a1 है तो -1 से डिवाइड कर लो, तो -4 को जब मैं -1 से डिवाइड करूंगा मुझे एक p मिला 4, एंड मैं जब 3 को -1 से डिवाइड करूंगा, जो भी दो फैक्टर है उनको a के अपोजिट वैल्यू यानी -1 से डिवाइड किया मैंने, तो p मुझे मिला -3। तो गाइज p तो माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप ठीक से देखो तो p क्या है, p है एक्स स्क्वायर। पिक्चर में p तो था ही नहीं ना, p तो हमने लाया, एक्स स्क्वायर है ना p, तो कोई भी वैल्यू का स्क्वायर जिसमें वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन, एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर है, वो इंटीजर हो सकता है, वो डेसिमल हो सकता है, बट पॉजिटिव। और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर गाइस, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर, अरे पॉजिटिव छोड़ो निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पक्का पॉजिटिव आएगा। यानी आपको अगर बात करनी है p की तो p शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, p शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो भाई अगर p हमेशा पॉजिटिव चाहिए तो ये वैल्यू तो मैं पहली फुर्सत में रिजेक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिला, p मिल गया 4। समझ में आया गाइस, मगज में आया। p की भले ही दो वैल्यू हमें मिली, बट एक वैल्यू मैं लॉजिकली कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि p मतलब x का स्क्वायर और x एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो p निगेटिव हो ही नहीं सकता लॉजिकली स्पीकिंग। तो इसलिए p क्या हुआ, p हुआ 4। देयरफॉर p की वैल्यू में 4 रखूंगा, ये हुआ x स्क्वायर। तो अब x क्या मिल सकता है, x मिल सकता है प्लस और -2, लेकिन अगेन -2 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ने x को क्लियरली क्या बोला है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो गाइज x हमेशा क्या होगा यहाँ पे
2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x आपको 2 मिल गया। लो भाई साहब, इसको सॉल्व किया तो x मुझे 2 मिल गया है। अब मैं सॉल्व करूंगा इस सेकंड वाले, उससे मैं y निकालूंगा और फाइनली क्वेश्चन ने मुझे x प्लस वाई निकालने बोला है। फाइनली क्वेश्चन ने मुझे क्या निकालने बोला है, x प्लस वाई। तो x तो मेरा आ चुका है। देखो कई सारी पॉसिबिलिटी बनी थी, पहले तो रेस टू 4 फॉर्म में था, अब रेस टू 4 फॉर्म में था, उसको आपने बराबर इस तरह से स्प्लिट किया, है ना। जब इस तरह से आपने उसको तोड़ा तब आपको ये हर जगह एक्स स्क्वायर दिखा, जिसको आपने p रखा तो क्वाड्रेटिक आपको मिल चुका था। तो उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन -12 एडिशन -1 वाले ये फैक्टर उसको -1 से डिवाइड करके 4n-3, बट p यानी x का स्क्वायर है, एक पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव कैसे आएगा, उस लॉजिक से ये कैंसिल, फिर बचा बस 4। बट 4 भी अगेन 4 क्या है, p की वैल्यू है, तो इसका मतलब ही x स्क्वायर की वैल्यू है, तो x कैन बी प्लस और -2। जनरली हम x स्क्वायर अगर 4 है तो क्या बोलते हैं, x कैन बी प्लस और -2, बट अगेन लॉजिकली या डेटा को देखते हुए हम -2 नहीं ले सकते, क्योंकि x पॉजिटिव रियल नंबर है तो x पॉजिटिव आएगा। कम ऑन गाइज। और वैसे भी हम नहीं ले सकते, पता है, अगर उसने हमें ये पॉजिटिव वर्ड नहीं भी दिया होता ना गाइज, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं भी दिया होता, तो आप देखो यहाँ पे x कौन है, लॉग का बेस है, और हमने ये सीखा है लॉगरिथम टॉपिक में कि बेस हो चाहे आर्गुमेंट हो, लॉग का बेस हो चाहे आर्गुमेंट हो, वो निगेटिव कभी नहीं होता। तो अगर ये पॉजिटिव वर्ड नहीं भी दिया होता ना, तो x मुझे पॉजिटिव ही लेना होता, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट कभी भी लॉग का निगेटिव नहीं होता, ठीक है। बट एनीवेज उसने देकर हम पे एहसान भी कर दिया, ज्यादा सोचने का टेंशन नहीं रहा। चलो एनीवेज गाइस, अब सेकंड लेंगे हम 3 log x टू द बेस y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, बराबर, तो क्या बना, x टू द बेस y बराबर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1/3, ये हो गया 1/3। अब सब गाइज अगेन यूजिंग सेम प्रॉपर्टी, अगर मुझे लॉग हटाना है तो ये बेस उधर जाके बेस बन जाएगा, जो सिंगल वैल्यू पावर बन जाएगी, और आर्गुमेंट अकेला हो जाएगा। तो वही कर रहा हूं मैं, 3 यहाँ पहले तो मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर डिवाइड किया। अगर मुझे लॉग हटाना है तो y इधर जाके 1/3 बना, और इधर बचा x। अब x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू है 2 इज 1/y रेस टू 1/3। और गाइज हमने एक्सपोनेंट, देखो अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हमने एक्सपोनेंट में सीखा है ना, इफ a रेस टू m अगर b है और मुझे पावर को दूसरे साइड में शिफ्ट करना है, LHS टू RHS या RHS टू LHS, तो हम कर सकते हैं, बस पावर का रेसिप्रोकल ले लेना होता है। अगर m इधर गया तो 1/m बन जाएगा, 1/m इधर आया तो m बन जाएगा। वही चीज मैं यहां कर रहा हूं, मुझे y निकालना है ना, तो ये पावर का काम क्या है, तो ये 1/3 इधर आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब लोगे तो ये 1/3 और क्यूब, यानी क्यूब 1/3 रेस टू 1/3 मतलब क्यूब रूट होता है, और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 क्यूब। दोनों साइड का क्यूब लेने के बाद क्या होगा, 1/3 और इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा ना पावर में, तो बचेगा 1 y रेस टू 1, और इधर क्या होगा 2 क्यूब। वैसे करो चाहे तो ये प्रॉपर्टी यूज करो गाइज, आप पावर को LHS टू RHS शिफ्ट कर सकते हो, बस आपको क्या करना होता है, रेसिप्रोकल कर देना होता है। तो 1/3 RHS में, LHS में आके रेस टू 3 बना, तो y आपको मिल गया गाइज 8। और y अगर 8 मिल गया तो क्वेश्चन ने x प्लस y पूछा है, तो देर किस बात की गाइज, x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 8, आंसर आया 10। बोलो तारा रा। सो 10 इज द राइट आंसर मेरे भाई, 10 ही है राइट आंसर। अब यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको दिया, अच्छा ऑप्शन दिए थे गाइज, यहाँ पे 20 है, 11 है, 68 है और 10 है, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर 10। चमका। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज के इस एनपैट के। अच्छा इसके ऑप्शंस भी देख लो। तो इनपैट के वन शॉट का पहला क्वेश्चन जो लॉग का, मेन तो लॉग का था, बट उसमें क्वाड्रेटिक यूज हुआ, उसमें एक्सपोनेंट यूज हुआ। चलो गाइज, अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ c इज इक्वल टू 16x/y प्लस 49y/x फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो यानी यहाँ पे x भी नॉन जीरो है, y भी नॉन जीरो है, मतलब x भी जीरो नहीं हो सकता, y भी जीरो नहीं हो सकता, और होगा भी नहीं गाइज। आप देखो x और y कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो उसने पहले ही क्लियर बोल दिया कि x और y नॉन जीरो है। देन c कैन नॉट टेक द वैल्यू। इस बार वो c की कौन सी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है c की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एनीवेज गाइज, अब मैं अगर x/y को k ले लूं सपोज, या p ले लूं, चलो p ले लेता हूं, x/y को p ले लो, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, क्योंकि आप देख रहे हो एक जगह x/y है और एक जगह y/x है, तो अगर x/y में p ले रहा हूं तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड y/x कितना होगा 1/p। अगर इधर रेसिप्रोकल होगा तो इधर भी हो जाएगा 1/p। तो जहां जहां अब x/y है वहां p रखो, और जहां जहां y/x है वहां 1/p रखो। तो गाइज ये कितना हुआ 16p प्लस 49/p,
1/p ना, y/x कितना लेना है मुझे 1/p, तो 1/p मतलब भी 49 इंटू 1 49/p। अब मैं पूरे इक्वेशन को p से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये c इंटू p, फिर ये हो गया 16 p स्क्वायर, ये हो गया 49p बराबर। क्या किया मैंने, पूरे इक्वेशन को जब p से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी p मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ p मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हुआ, और यहाँ जब p मल्टीप्लाई होगा तो p कटा 49। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये 16p स्क्वायर एज इट इज, सी पी उधर जाके माइनस हुआ, 49 प्लस का प्लस ही रहेगा, इधर बचा 0 क्योंकि ये पूरी टर्म उधर हो गई ना। और अगेन गाइस एलएचएस आरएचएस को मैं स्वैपिंग कर सकता हूँ, तो 16p स्क्वायर माइनस, अब देख लो ये माइनस सी पी इधर आके क्या हो गया, माइनस सी पी इधर आके, अच्छा सॉरी मैं एलएचएस आरएचएस स्वैपिंग कर रहा हूँ, तो a इज इक्वल टू बी लिखो या b इज इक्वल टू ए, फर्क नहीं पड़ेगा, तो पूरा एलएचएस मैं आरएचएस में लिख देता हूँ एज इट इज विद सेम साइन, और पूरा जो एलएचएस है वो आरएचएस में लिख देता हूँ। गाइज ये फिर से क्या बना दोस्त, ये फिर से क्या बना, पी स्क्वायर की टर्म है, पी की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पी के फॉर्म में, जहां पे a यानी कि पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 है गाइज, देन जो b है वो माइनस सी है, माइनस सी है ना, पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, मिडल टर्म p का कोएफिशिएंट b होता है माइनस सी, और जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है जिसको हम c बोलते हैं क्वाड्रेटिक के लैंग्वेज में, है ना, ax स्क्वायर, हमारा जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है ना, जनरलाइज स्ट्रक्चर क्वाड्रेटिक का, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट b, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट जिसको हम c बोलते हो 49 है। ठीक है, तो गाइस अब मुझे बताओ, अगर उसने x और y को रियल बोला है, x और y रियल है, तो x और y पे ही कौन डिपेंड है, p। अगर x रियल है y रियल है तो इनका डिवीजन भी रियल आएगा ना। दुनिया के कोई भी दो रियल नंबर ले लो यार, एक रियल नंबर सपोज ले रहा हूँ 32, एक रियल नंबर ले रहा हूँ 4, इनका आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। आप डेसिमल में ले लो चाहे तो, आप डेसिमल में ले लो चाहे तो, इनका आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना गाइज, अगर रियल नंबर है x और y तो उनका डिवीजन भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। मुझे बताओ इनका डिवीजन मैंने क्या मान रखा है, p, इसका मतलब p भी क्या आएगा, रियल। अगर x एंड y आर रियल नंबर इट मींस p भी एक रियल नंबर है, और अगर p रियल नंबर है और ये बना है क्वाड्रेटिक, p रियल नंबर है और ये बना है क्वाड्रेटिक, वो भी p के फॉर्म में, है ना, p के फॉर्म में बना है, ये x नहीं p के फॉर्म में बना है, तो आपने सीखा है ना गाइस, मतलब इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, p, यानी कि हम p के वैल्यूज को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में होता है तो हम x के वैल्यू को बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बट अगर हमारा क्वाड्रेटिक p के फॉर्म में है तो हम p के वैल्यूज को बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन गाइस अगर मुझे पहले से ही पता है कि जो p की वैल्यूज आने वाली है वो रियल है, यानी कि रूट्स रियल है, तो दिमाग में लाओ कि रूट्स रियल कब होते हैं। रूट्स रियल तब होते हैं गाइस जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट आ गया ना, हमने सीखा है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। भूले तो नहीं हो क्वाड्रेटिक में, भूल गए होगे तो देख लेना एक बार। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है गाइज, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर वो इक्वल टू 0 है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वो अगर लेस देन 0 है तभी हम बोलते हैं रूट्स आर नॉन रियल। तो यार अगर मुझे पता है कि एक्स और वाई रियल है तो डेफिनेटली उन पे जो डिपेंड कर रहा है p वो भी रियल रहेगा, और ये p का ही क्वाड्रेटिक है, और इसको सॉल्व करके हमें p ही मिलेगा जिसको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर p रियल है मतलब वो p की आने वाली वैल्यूज भी रियल रहेगी जिसको हम रूट्स बोल रहे हैं, यानी रूट्स रियल है। और रूट्स रियल कहाँ आता है, रूट्स रियल इन दो सिचुएशन में आता है, रियल अनइक्वल, रियल इक्वल। हमें इक्वल अनइक्वल से मतलब नहीं, हमें सिर्फ रियल मालूम है, तो रियल तो दोनों जगह आता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और गाइस बस d तो आपको मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b क्या है हमने निकाल लिया, b है माइनस सी। इस इक्वेशन का b माइनस सी का स्क्वायर, अब माइनस सी का स्क्वायर c प्लस ही होगा ना, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4, a है 16 और c है 49 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइस सी स्क्वायर कितना हुआ, ये माइनस जो है वो उधर जाके प्लस हो गया, तो 4 इंटू 16 इंटू, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, 4 मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर बराबर 16 यानी 4 का स्क्वायर, और ये हुआ 7 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज 2 इंटू 4 8, मतलब मैं इसको कंबाइन स्क्वायर में भी लिख सकता हूँ ना। हमने एक्सपोनेंट में सीखा है कि अगर इसका भी स्क्वायर है मतलब सेम पावर है, सारे बेस की अगर सेम पावर है और वो मल्टीप्लीकेशन, बेस इस बार सेम नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे सर हम बेस सेम करके पावर को ऐड कर लेते हैं ना। अरे वो तो तब जब बेस सेम हो, यहाँ आप देख रहे हो ना बेस सेम नहीं है,
बट पावर अगर सेम है तो हम उस पावर को पूरे ब्रैकेट में भी कंबाइन दे सकते हैं, यानी जो भी बेस है मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो और पूरे ब्रैकेट को कंबाइन पावर दे दो। वन एंड द सेम थिंग अगर मैं स्क्वायर वापस से दूंगा तो ईच एंड एवरी टर्म को मिलेगा, मतलब मुझे यही चीज़ मिल रही है। तो गाइस अब देख लो ये कितना हुआ, ये हो गया 56 का स्क्वायर, यानी आपका जो सी है वो 56 के स्क्वायर से बड़ा आएगा, 56 के स्क्वायर से बड़ा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर आपको मालूम है 56 का स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं निकाल भी लूँ ना, अगर मैं निकाल भी लूँ, आपका सी स्क्वायर शुड भी 56 के स्क्वायर से बड़ा। अब आपको पता है ना सी स्क्वायर, बट उसने हमें कमेंट किस पे करने बोला है, सी पे। सी कैन नॉट टेक द वैल्यू, तो उसने मुझे कमेंट अगर सी पे करने बोला है तो मुझे बताओ यार 56 का स्क्वायर होता है 3136, तो सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3136। अब मुझे बताओ अगर ये सारी वैल्यूज को मैं मनी मन सी मान लूं, पहले तो सी मान लूं, तो इसमें से कौन सी वो वैल्यू है जिसका स्क्वायर 3136 से बड़ा नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बोला है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू विच कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ सी, जो सी नहीं हो सकती। तो गाइज सी वो नहीं हो सकती जिसका स्क्वायर 3136 से बड़ा है। सी स्क्वायर हमें क्लियरली क्वेश्चन की ईच एंड एवरी कंडीशन सेटिस्फाई करके मिल रहा है कि 3136 से बड़ा है सी स्क्वायर। तो अगर ये चारों ऑप्शन को मैं फिलहाल ये जो दावा कर रहे हैं कि मैं सी हूं, मैं सी हूं, तो मैं चेक कर लूंगा वो सी, वो ऑप्शन जिसकी वैल्यू को मैं सी मानकर उसका स्क्वायर अगर 3136 से बड़ा निकल जाए तो फिर तो मैं बोल दूंगा हाँ भाई ये हो सकता है, क्योंकि हमारा यही कंडीशन बना है कि सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 3136। तो गाइस मैं अगर ऑप्शन ए से जाऊँ, ऑप्शन ए -70 का स्क्वायर, अब माइनस देख के टेंशन मत ले लेना, हम ये सी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जो कंडीशन चेक करनी उसमें सी का स्क्वायर, और स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना यार। क्या -70 का स्क्वायर ये 3136 से बड़ा या इक्वल होता है? यस, -70, अरे आपको पता है दुनिया की कोई भी वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। तो -70 का स्क्वायर ये भले ही इक्वल नहीं बट बड़ा होता है, हमें बड़ा या इक्वल चाहिए, हमें बड़ा या इक्वल चाहिए। तो यस 4900 -70 का स्क्वायर जो होता है वो 3136 से बड़ा है, तो बड़ा या इक्वल अगर है तो ये तो सी हो सकता है। हमें इसका मतलब अगर ये सी हो सकता है तो ये आंसर नहीं हो सकता, कैन नॉट टेक द वैल्यू। अगेन गाइस अब मनी मन 60 का स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं ऑप्शन बी से जाऊं तो 60 का स्क्वायर होता है 3600, जो कि 3136 से अगेन बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये सी बिल्कुल हो सकता है, यानी आंसर नहीं हो सकता। अगेन -60 का स्क्वायर भी तो वही है ना, -60 का स्क्वायर भी क्या है, अगर मैं ऑप्शन डी से जाऊं, माइनस हो या प्लस हो यार स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये भी 3136 से बड़ा है, और हमारी कंडीशन भी वही बोल रही है कि सी का स्क्वायर 3136 से बड़ा चाहिए, तो ये भी सी हो सकता है, यानी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बोला है सी कौन सी वैल्यू है जो नहीं हो सकती, -50। 3 अगर कैंसिल हो चुकी तो बाय डिफॉल्ट -50 चाहे तो चेक कर लो। अगर मैं ऑप्शन सी से जाऊं तो -50 का स्क्वायर कितना हुआ 2500, क्या 2500 3136 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो अगर ये जो 50 वैल्यू है या -50 वैल्यू है, ये अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, अगर मैं सी के जगह -50 का स्क्वायर ले लूँ, यानी सी के जगह -50 रखूँ और उसका स्क्वायर ले लूँ, तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हमें ग्रेटर चाहिए था एलएचएस आरएचएस से, नहीं हो रहा है, सी का स्क्वायर बड़ा नहीं हो रहा है, तो खत्म, फिर ये सी होने का इसको हक नहीं है। तो और उसने वही पूछा था कि कौन सी वैल्यू सी नहीं हो सकती। बड़ा इजी क्वेश्चन था गाइस, बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इन चीज़ों पर कि कौन सी कंडीशन यूज़ की जाए। तो यहाँ जो हमें कंडीशन यूज़ करनी थी वो ये वाली थी, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाकी तो सब उसने दिया था, x बाय वाई को मैंने p मान लिया तो y बाय x 1/p हुआ, और साथ में x और y अगर रियल है तो p भी रियल ही रहेगा। तो खत्म, इसको मैंने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बना। क्वाड्रेटिक से इस बार मुझे सॉल्व नहीं करना है, ना ही होगा क्योंकि ये अननोन है c, बट इतना तो पता है ना कि अगर एक्स वाई अननोन है तो p भी एक्स वाई रियल है तो p भी रियल है, और p के फॉर्म में ही ये क्वाड्रेटिक है, तो इसकी जो रूट्स है यानी कि p की वैल्यू वो भी रियल रहेगी। तो रूट्स आर रियल वाली ये कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो सी स्क्वायर हमें मिला ग्रेटर देन इक्वल टू 3136, और बोला है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू है जो सी नहीं हो सकता। तो जो वैल्यू का स्क्वायर 3136 से बड़ा नहीं हो सकता वो सी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कंडीशन में सी स्क्वायर 3136 से बड़ा या इक्वल आएगा। तो जो वैल्यू का स्क्वायर 3136 से बड़ा नहीं हो सकता वो सी नहीं हो सकता।
और हमें वही फाइंड करना है। बाकी हमने देखा 3 वैल्यूज का स्क्वायर 3136 से बड़ा हो रहा है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो सी हो सकते हैं। सी जो नहीं हो सकता वो ऑप्शन सी है, क्योंकि उसका स्क्वायर 3136 से बड़ा नहीं है। सो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का। बास्केट ऑफ 2 एप्पल्स, 4 ऑरेंजेस एंड 6 मैंगोज कॉस्ट द सेम एज बास्केट ऑफ 1 एप्पल, 4 oranges and 8 mangoes, or a basket of 8 oranges and 7 mangoes। यहाँ पे प्लस नहीं है, इक्वल टू है। गाइज इस बार इसने मुझे 3 इक्वेशन की इक्वालिटी दे दी है। वो बोल रहा है कि आप एक दुकान पे जाओ, उस दुकान पे आप 2 एप्पल, 4 ऑरेंज और 6 मैंगो डिमांड करो, तो इसका कॉस्ट उतना ही होगा जितना एक बास्केट जिसमें 1 एप्पल, 4 ऑरेंजेस और 4 मैंगो है। गाइज ये ओ से आपको अगर कंफ्यूज हो रहा होगा ना, तो हम एक काम करते हैं, मैं एप्पल की कॉस्ट को रुपीज ए पर यूनिट मान लेता हूँ, ऑरेंज की कॉस्ट को बी पर यूनिट मान लेता हूं, रुपीज बी पर यूनिट, और मैंगो की कॉस्ट को रुपीज सी पर यूनिट मान लेता हूं। ये ओ आपको ये ना लगने लग जाए 0, है ना, तो ये हो गया सी पर यूनिट। तो अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं गाइस, ये हटा देता हूं, बस यहां पे रिस्पेक्टिव वेरिएबल जो भी हमने एज्यूम किया है वो रख देता हूं। सो देखो 2 एप्पल यानी कि 2a, एक एप्पल अगर a का है तो 2 2a, 4 ऑरेंज एक अगर b का है तो ये 4b, और 6 मैंगोज तो एक c का है तो ये होगा 6c। कॉस्ट द सेम, इनका मिलाकर कॉस्ट इसके बराबर है, एक एप्पल, 4 ऑरेंज एंड 8 मैंगोज, और एक तो इसके बराबर, और ऐसी बास्केट जिसमें सिर्फ 8 ऑरेंजेस है तो एक ऑरेंज बी का, इसमें मतलब एप्पल है ही नहीं, एक ऑरेंज बी का तो 8 मिलके 8 भी हुआ, एंड 7 मैंगोज यानी 7c, क्योंकि एक मैंगो सी रुपीस का है। तो गाइज ये 2 इक्वेशन नहीं 3 इक्वेशन की इक्वालिटी आपको दे दी है। तो आप उस शॉप पे जाके 2 एप्पल, 4 ऑरेंज, 6 मैंगो लो, उतना ही पैसा लगेगा, या आप 1 एप्पल, 4 ऑरेंज, 8 मैंगोज लो, या फिर आप सिर्फ 8 ऑरेंज एंड 7 मैंगोज लो, सेम कॉस्ट लगेगा। ठीक है। सो गाइज ये इक्वालिटी को मैं यूज करूंगा। आगे आपको क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट। तो गाइज इसी के बराबर जितना कॉस्ट इस बास्केट का, इस बास्केट का, इस बास्केट का, उतने ही कॉस्ट में, उतने ही सेम कॉस्ट में अगर मुझे सिर्फ मैंगोज बास्केट लेना है, सिर्फ मैंगो बास्केट ऑफ मैंगोज लेनी है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मैंगोज आएंगे वो हमें पूछ रहा है। चमका क्वेश्चन का मीनिंग। तो गाइज कितने नंबर ऑफ मैंगोज आएंगे, और मैंगो का पूरा खेल किस पे, सी पे, यानी हमें कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन को सी के फॉर्म में करना। और वो हम कैसे करेंगे गाइज, अगेन इक्वालिटी को यूज करेंगे। पहले मैं इन दोनों की इक्वालिटी यूज करता हूं। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए इधर आके माइनस हुआ, बराबर, देन 4b कटा, सिंपल है। देखो अगर मैं ये 2 इक्वेशन जो है पहला दूसरा, उनकी इक्वालिटी ले लूँ आपके सामने, 6c इज इक्वल टू 1a लिखो या a लिखो, 4b 8c। गाइस 4b तो पहले फुर्सत में कैंसिल, ये a इधर आके माइनस हुआ और 6c उधर जाके माइनस हुआ, तो a आपको कितना मिल गया, 2c। यानी एक एप्पल की कॉस्ट कितने के बराबर है, 2 मैंगोज के बराबर। हमें एप्पल इन टर्म्स ऑफ c मिल गया है, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन मैंगो पे पूछा है आखिरी में, तो मैं हर चीज मैंगो की कॉस्ट में ला रहा हूं, यानी c। तो एक एप्पल की कॉस्ट 2 मैंगोज के बराबर है। अब इन दोनों की इक्वालिटी यूज करूंगा, एक एप्पल, 4 मैंगोज, 8 ऑरेंज, सॉरी 4 ऑरेंज 8 मैंगोज, 8 ऑरेंज एंड 7 मैंगोज। गाइज अब इसमें भी मेरे पास a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c है, तो मैं यहाँ पे रख दूँ 2c, 1 लिखो ना लिखो ठीक है, a की वैल्यू 2c रख दूँ, 4b है ना प्लस 8c, 8b प्लस 7c। अगेन गाइज ये देखो 7c इधर आके क्या हो गया, माइनस, और 8b में ये देखो, ओ वेट यहाँ पे माइनस अगर हमें करना है तो पहले LHS में c की 2 टर्म है। देखो ये 2c है, ये 8c है, तो ये 10c हुआ, और 10c में जब 7c जाएगा तो कितना बचेगा, 3c, और साथ में 4b इधर गया तो कितना हुआ, 4b, और अगेन मुझे b की वैल्यू भी अगर इन टर्म्स ऑफ c करना है तो 3/4c। तो गाइज एक एप्पल का कॉस्ट 2 मैंगो के बराबर है, एक ऑरेंज का कॉस्ट 3/4 मैंगो के बराबर है, यानी 75% ऑफ एक मैंगो के बराबर। 3/4 मतलब क्या होता है, पूरे मैंगो का 75%, यानी एक ऑरेंज का कॉस्ट पूरे मैंगो के भी बराबर नहीं है, उसके 3/4 यानी उसके 75%
पार्ट के बराबर है। तो एनीवेज गाइज, सो बात की एक बात, हमें एप्पल का और ऑरेंज का कॉस्ट सी के फॉर्म में मिल गया, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन क्या बोला है कि सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट, यानी इन तीन जो अदर बास्केट का कॉस्ट है उतने ही कॉस्ट में अगर मुझे सिर्फ बास्केट ऑफ मैंगोज लेना है तो उसमें कितने मैंगोज आएंगे। खत्म मेरे भाई, ये ए की और बी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख, यू विल गेट आंसर। किसी भी इक्वेशन में, अगर मैं मान लो इक्वेशन 1 में रख दूं तो 2, ए के जगह क्या रखूंगा 2c, बस सी के फॉर्म में चाहिए ना, तो 4, बी के जगह क्या रखूंगा 3/4c, और सी तो एज इट इज रहेगा। देख लो, ये बनी सिर्फ मैंगो की बास्केट, हर जगह सी 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 ए, सिर्फ मैंगो की बास्केट, तो ये 4c, ये 4 से 4 कटा 3c, और ये 6c, मतलब गाइस ये कितना हुआ 13c। इसका मतलब वो बास्केट जो सिर्फ मैंगो से भरी हुई है, बास्केट ऑफ मैंगो, उसमें कितने मैंगोज आएंगे गाइस 13, जो कि इस कॉस्ट के या इस कॉस्ट के या इस कॉस्ट के बराबर है, वो है 13 मैंगोज वाली बास्केट। 13 मैंगो अगर एक बास्केट में डाल दो तो उसको इतना ही पैसा लगेगा जितना इन तीनों में लग रहा था। सो 13 इज द आंसर गाइस। अच्छा, ऐसा नहीं मैंने इक्वेशन 1 में रखा, आप 2 में भी रख के देखो। अगर मैं 2 में रखूं ना तो 1a, अगेन a की वैल्यू क्या है 2c, 4 इंटू b की वैल्यू क्या है 3/4c, एंड 8c। देख लो यार, ये 4 से 4 कटा तो 2c प्लस 3c, 5c प्लस 8c 13c, क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना, तो किसी में भी रखो सेम ही आंसर आएगा। अगर आप यहां भी रखते तो 8 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3/4c, इसमें तो a है ही नहीं, प्लस 7c। देख लो यार, ये 4 2 3 इंटू 2 6c प्लस 7c, कितना हुआ 6c प्लस 7c 13c। तो अगर मैं उस दुकानदार को बोलूं कि भाई मुझे सिर्फ मैंगो वाली बास्केट दे, इतने ही बजट में, इतने ही कॉस्ट में, तो 13 मैंगो दे देगा मुझे। खत्म, 13 इज द आंसर गाइस। चमका तो बड़ा इजी हलवा क्वेश्चन था। नाउ गाइज, ये क्वेश्चन है फंक्शन टॉपिक का। लेट एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया है x²। गाइज, ये फंक्शन टॉपिक का g ऑफ एक्स आपको दे दिया है 2⁻x, और क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फॉर ऑल रियल x, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, गाइज इसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन ना। उसने हमें क्या वैल्यू पूछी है, एफ ऑफ g ऑफ x प्लस g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, राइट। यहां पे ओके, वेट, यहां पर एक हल्की सी, ये मे बी आपको मुझे क्वेश्चन पता है, इसलिए मुझे पता है यहाँ पे क्या एक चीज आप शायद मिस इंटरप्रेट कर सकते हो। ये मे बी ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया ना, उस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो। ये पता है क्या है, ये f पूरा बाहर है, ये जो f है पूरा बाहर है, और ब्रैकेट में क्या है f ऑफ g ऑफ x प्लस g ऑफ f ऑफ x, बराबर। तो गाइस यहां पर ये देखो, ये मेन ब्रैकेट है, ये सपोज मैं यहां पे करली ब्रैकेट करूं तो ये है वो करली ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और ये ब्रैकेट के बाहर जो फंक्शन है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर जो फंक्शन है वो f है ना। देखो ये f सबसे बाहर, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ g ऑफ x प्लस g ऑफ f ऑफ x, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है, बराबर। बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे करली ब्रैकेट दिया, ये सबसे बाहर वाला फंक्शन f, फिर करली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ f ऑफ g ऑफ x, देखो लिखा, प्लस एज इट इज g ऑफ f ऑफ x, देखो लिखा, और फिर करली ब्रैकेट कंप्लीट किया। ये मुझे निकालना है एट x इज इक्वल टू क्या 1, एट x इज इक्वल टू 1। तो यार x इज इक्वल टू 1 पे मुझे अगर ये निकालना है तो सबसे पहले मुझे f ऑफ g ऑफ x निकालना होगा, फिर g ऑफ f ऑफ x निकालना होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो f ऑफ x इंडिविजुअली आपको दे रखा है, g ऑफ x इंडिविजुअली आपको दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और फिर यहां से आपको पूछा है इस पूरे करली ब्रैकेट के बाहर f है, भूलना नहीं है। तो पहले f ऑफ g ऑफ x निकालेंगे, g ऑफ f ऑफ x निकालेंगे, फिर वो जो भी आएगा वो भी काहे पे एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, फिर वो जो भी आएगा वो एडिशन करेंगे, है ना। इन दोनों का f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x जो भी आएगा उनका एडिशन करेंगे, और फिर अंदर जो वैल्यू आएगी वो f के फंक्शन में एंड में रख देंगे, क्योंकि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है f का। तो गाइस सबसे पहले देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए f ऑफ x, क्योंकि मेरे पास f ऑफ x है और मेरे पास g ऑफ x है ना। तो मैं, और ये सब मुझे किस पे चाहिए, एट x इज इक्वल टू 1। तो अब f ऑफ x में और g ऑफ x में मैं क्या कर दूंगा, देखो f ऑफ g ऑफ 1, जहां जहां x से मैं क्या कर रहा हूं गाइस,
जहां जहां x से मैं 1 रख रहा हूं प्लस g ऑफ f ऑफ 1 बराबर। तो अब मुझे बताओ, उसने मुझे क्लियर बोला था ये एक्सप्रेशन निकालो एट x इज इक्वल टू 1, तो मैंने वही किया। इस एक्सप्रेशन में जहां x से वहां 1 रखा, जहां x से वहां 1 रखा। मेरे पास g ऑफ x का फंक्शन है मुझे, लेकिन g ऑफ 1 निकालना है, तो g ऑफ 1 कैसे निकल जाएगा, 2⁻1। जैसे मैंने LHS में जहां जहां x से वहां 1 रखा, तो RHS में भी x के जगह 1 रखो, तो ये मिल गया 2। सेम गाइज ये g ऑफ 1 तो आ गया, लेकिन साथ में मुझे f ऑफ 1 भी तो चाहिए, तो f ऑफ 1 कैसे निकालूंगा, अगेन जहां जहां x से वहां 1, LHS में भी RHS में भी, तो ये आया 1। सो गाइज f, अब देखो इसको मैं अगेन फर्दर स्टेप नेक्स्ट धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। ये f ऑफ, मुझे बताओ g ऑफ 1 क्या आया है, ये रहा है g ऑफ 1 आपका 2, तो अब इस पूरे g ऑफ 1 के जगह आप क्या लिखोगे, 2। दिख रहा है सिंप्लीफाई होते होते। f ऑफ 1 क्या आया है गाइज, अगेन f ऑफ 1 आपका आया है 1, तो इस पूरे f ऑफ 1 की जगह आप लिखोगे 1। नाउ अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है f ऑफ 2। तो गाइज अगेन इस f के फंक्शन में जहां जहां x से वहां 2 रखो, LHS में भी रखा, RHS में भी रखो, बाकी स्क्वायर और ये सब चीजें एज इट इज। तो देख लो ये बाहर f ऑफ 2 कितना आया है, f ऑफ 2 आया है 4, तो ये इस f ऑफ 2 की जगह 4 रख दूंगा। g ऑफ 1 तो मेरा पहले से आ चुका है, g ऑफ 1 तो मैं पहले भी निकाला था ना, मुझे यहाँ लग रहा था जो 2 आया था, तो यहाँ पर कोइंसिडेंटली वापस क्या आया है, f ऑफ 1 की वैल्यू मेरी 1 आई थी बराबर, तो ये 1 रख दिया, तो g ऑफ 1 फिर से मुझे 2 लिखना पड़ेगा। और गाइस फाइनली मुझे क्या मिला है, 4 + 2 6। और अब आखिरी स्टेप देखो, इतना ह्यूज एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई, जहां x से वहां 1 रखा, फिर g के इंडिविजुअल और f के इंडिविजुअल फंक्शन में 1 1 रख के मैंने g ऑफ 1 और f ऑफ 1 निकाला, फिर वो यहाँ रख दिया। तो रखने के बाद ये तो g ऑफ 1 था, तो वो तो 2 ही है, बट f ऑफ 2 के लिए मैंने फिर से f के फंक्शन में 2 रखा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद f ऑफ 6 आया। तो वापिस क्या करूंगा गाइस, लास्ट स्टेप f के फंक्शन में फिर से जहां जहां x से वहां 6 रखूंगा। तो देख लो ये हो गया 6 स्क्वायर यानी 36, खत्म गाइस। दिस इज माई फाइनल आंसर, f ऑफ 6 जो कि मेरा 36 आया है इज माई फाइनल आंसर। चमका, कहीं पर भी कोई भी रत्ती भर भी डाउट होगा, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। चलो गाइज ये रहा अगेन फंक्शन टॉपिक का, अगेन कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन, g ऑफ f ऑफ 3। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन ऐसे केस में क्या करोगे आप, f ऑफ 3 निकालोगे। आपके पास f का फंक्शन है, आपके पास g का फंक्शन है, जो जो चीजें लग रही है दोनों का इंडिविजुअल फंक्शन है वो निकालते चलो। तो f ऑफ 3 आपको लग रहा है सबसे पहले, है ना, इंडिविजुअल सॉल्व करो, तो जहां जहां x से 3 रखा, LHS में भी तो RHS में भी रख दो, 3 + 2, और ये भी हो गया 3 - 5, तो ये कितना हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा 15 + 2 17, और 9 - 5 4, तो 17/4। तो f ऑफ 3 गाइज, f ऑफ 3 अब मैं क्या कर दूंगा, 15 और 2 17, हाँ बराबर। तो अब देख लो g ऑफ f ऑफ क्या करूंगा मैं, f ऑफ 3 की वैल्यू मेरी आ चुकी है 17/4, 17/4 रख दिया। देखो सिंप्लीफाई हो रहा है। अब क्या करोगे, f ऑफ 17/4 निकालो। f ऑफ 17/4 यानी फिर से इसी एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां 17/4, अगर LHS में रखा है तो RHS में भी 5 × 17/4 + 2 एज इट इज, 3 × 17/4 -5 एज इट इज। अब इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। न्यूमरेटर ये 5 × है, ये होल फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, ये 5 एक कांस्टेंट है जो 17/4 को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ये कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। तो न्यूमरेटर का करो मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का करो, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब मन ही मन 1 होता ही है। तो 5 × 17 85/4 + 2 एज इट इज। नीचे भी देखो 3 × 17 51/4 -5। गाइज अगेन यहाँ अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है, तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्रॉस सब्ट्रैक्शन करो दो फ्रैक्शन का। 85 + 4 × 2 8/4 अपॉन 51 × 1 51 -5 × 4 20/4। गाइज सबसे पहले तो अपॉन 4 कटा, है ना, तो ये क्या बना 93, और ये क्या बना 31 का एग्जैक्ट 3 टाइम्स 93 होता है कि नहीं होता है। तो देखो ये इसमें रख के खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतना हलवा सा आंसर आया f ऑफ 17/4 का, तो रख दो यहाँ पे। अब f ऑफ 17/4 में क्या रखूंगा,
3 और लास्ट में अब g ऑफ 3 निकालना है। तो अब तक हम सिर्फ f फंक्शन यूज कर रहे थे, अब g का फंक्शन यूज होगा। ठीक है, तो g ऑफ 3 अगर मुझे निकालना है तो g के फंक्शन में जहां जहां x से वहां 3, तो यहां पर भी 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 -1, सो 9 -6 -1, 2 इज द आंसर गाइस, 2 इज द राइट आंसर। चमका, बोलो कोई भी डाउट किसी को भी होगा तो प्लीज जैसे मैंने कहा कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो बड़ा इजी हलवा क्वेश्चन था गाइज ये, एक और फंक्शन टॉपिक का। अब बढ़ेंगे आगे। अगेन देखो ये लॉग टॉपिक का क्वेश्चन है, लॉग टॉपिक का क्वेश्चन है। सो बोला है आपको फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, अगेन एक्स को इस बार पॉजिटिव बोल दिया है ना, बोलेगा ही यार, बोलेगा ही, क्योंकि मैंने कहा लॉग में जब आर्ग्यूमेंट एक्स होता है या बेस एक्स होता है तो लॉग का रूल है, लॉग में चाहे आर्ग्यूमेंट हो चाहे बेस हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं, यानी पॉजिटिव ही होते हैं। अगर वो नहीं भी बोलता तो लॉग देख के मैं खुद ही बोलता कि यार यहाँ एक्स पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि जो बेस होता है ना वो 1 भी नहीं होता, बेस कभी 1 भी नहीं होता। तो एनीवेज गाइस चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर सम पॉजिटिव, अगेन वो 1 क्यों नहीं होता और क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, वो टॉपिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, वो हम बताते हैं। पेड बैच में भी बताया और यूट्यूब पे भी आपको हमारे टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। तो अब आपको बोला है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको दे दी है 16/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बट उसके लिए हमें x निकालना पड़ेगा और x निकालने के लिए तो ये इतना दिया है। अब मुझे बताओ गाइज, हमने सीखा है ना रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब ही रेस टू 1/2 होता है, क्यूब रूट यानी रेस टू 1/3 होता है। तो बराबर मैं यहाँ पे 3 रेस टू 1/2 लिख लूँ, 3 रेस टू 1/2 ऑफ x, यानी जो आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज, बस मैंने रूट को लिख दिया 3 रेस टू 1/2। अगेन गाइज इसको तो बड़ा हलवा है यार, log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। याद करो log की पहली ही प्रॉपर्टी में हमने सीखा था कि log a टू द बेस c log b टू द बेस c, अगर ऊपर भी बेस c है नीचे भी बेस c यानी सेम बेस है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस b। अगर दोनों में log log है विद द सेम बेस डिवीजन में तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, log ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट लो और नीचे वाला जो आर्ग्यूमेंट है log का b उसको बेस ले लो, c का मैटर क्लोज। यहां पर वही हो रहा है ना गाइस, ऊपर भी log नीचे भी log, डिवीजन है और सेम बेस है x, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जो ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट है 25 उसको आर्ग्यूमेंट लूंगा और जो नीचे वाला आर्ग्यूमेंट है उसको मैं बेस ले लूंगा, x का मैटर क्लोज, जो बेस x है उसका मैटर क्लोज इज इक्वल टू 16/3। थोड़ा सा इसको छुट्टा छुट्टा लिख लेता हूं, है ना। तो log यहाँ पे बेस कितना आ जाएगा 0.008 और बेस आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 25, है ना, x कटा तो log 25 टू द बेस 0.008। प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रॉपर्टी है ये गाइज। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, मुझे बताओ आपको पता है कि ये 1/2 जो पावर है बेस की इधर आके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल यानी 2। आपको मालूम है आर्ग्यूमेंट की भी पावर लॉग को मल्टीप्लाई करती है, बेस की भी पावर मल्टीप्लाई करती है, बट आर्ग्यूमेंट की पावर होती तो डायरेक्ट लेते, 2 होती तो 2 लेते, 1/2 होती तो 1/2 लेते, लेकिन अगर बेस की पावर है तो रेसिप्रोकल के साथ आती है। अगर यहाँ 1/2 है तो इधर 2 बन के आएगी, यहाँ 2 होती तो इधर 1/2 आती। तो जो बेस है, अब यहाँ पे बेस कौन है 3, उसकी जो पावर है वो यहाँ पे रेसिप्रोकल के साथ आई, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो यहाँ क्या बचा x टू द बेस 3। देखो मैं पावर को सेटल कर चुका हूं तो बचा क्या, सिर्फ 3। नाउ गाइज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 5 स्क्वायर और यहां पे 0.2 का क्यूब। मुझे बताओ यार 0.008 ही क्या होता है, 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब, और ये हो गया 5 स्क्वायर। ठीक है, RHS एज इट इज। फिर से गाइज यहां पर आपको 2 भी दिख रहा है, बेस की जो आर्ग्यूमेंट की पावर, ये देखो 2 एज इट इज, log x टू द बेस 3 एज इट इज। अब ये 2 किसकी पावर है, आर्ग्यूमेंट की। अब बीच मैंने कहा अगर बेस की पावर है तो रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आती है और आर्ग्यूमेंट की पावर है तो डायरेक्ट आती है। तो ये जो 5 की पावर 2 है यानी आर्ग्यूमेंट की पावर वो डायरेक्ट आएगी, और ये जो बेस की पावर 3 है ये रेसिप्रोकल के साथ आएगी, है ना। जैसे 1/2 भी आई, बेस की पावर थी रेसिप्रोकल के साथ, तो 3 भी आएगी रेसिप्रोकल के साथ और आर्ग्यूमेंट की पावर डायरेक्ट आई, तो यहाँ क्या बचा, log 5 अपॉन 0.2। गई सबसे पहले तो 0.2 को मैं कैसे क्या लिख सकता हूं वो भी देखना। 0.2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/5, निकालो कैलकुलेटर चेक कर लो, यस
1/5.2 ही होता है। तो यार यहां मैं देख रहा हूँ आर्ग्यूमेंट 5 है तो बेस भी मैं 5 फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से हमने एक्सपोनेंट का एक रूल सीखा है, 1/a⁻m कैन बी रिटन एज a⁻−m। याद करो, अगर किसी भी बेस को मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में डाल दूँ, रेसिप्रोकल ले लूँ इन शॉर्ट, तो पावर का साइन बदलता है। बेस का रेसिप्रोकल लेने से पावर का साइन बदलता है। तो देखो गाइज, अगर यहाँ पे 5 जो है डिनोमिनेटर में, अगर मैं उसको न्यूमरेटर में डाल दूं, तो ये जो यहाँ उसकी पावर है ना, अब कुछ नहीं मतलब 1 होती है ना। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो a की पावर m थी, अगर मैं नीचे से ऊपर यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डाल दिया तो m-m बन गया। सेम ये 5 डिनोमिनेटर में अगर मैं न्यूमरेटर में डाल दूं तो -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -1। सो 0.2 के जगह मैं लिख सकता हूँ गाइज 5⁻⁻1। बोलो हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, पूरी तरह से लिख सकता हूँ। 0.2 कैन बी रिटन एज 5⁻⁻1। बस वही लिख रहा हूँ मैं। देखो ये अगेन एज इट इज x⁻³ प्लस 2/3 log 5 और 0.2 के जगह लिख रहा हूँ मैं 5⁻⁻1 बराबर 5⁻⁻1। उसका मैंने अभी आपके सामने, क्योंकि 0.2 यानी 1/5 रेस टू कुछ नहीं मतलब 1 होता है, और 5 ये बेस डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में चला गया तो जो पावर 1 है वो -1 बन जाएगी। फिर से गाइज मुझे बताओ, ये जो -1 पावर है किसकी पावर है? बेस की पावर है। तो इधर आके क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। बट -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 ही होता है। -1 का रेसिप्रोकल जो है ना वो 1/-1 यानी -1 ही होता है। 1/-1 यानी -1 ही होता है। तो इन शॉर्ट ये -1 इधर आके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो log x⁻³ -2/3। देखो -1 आया, हालांकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी चीजें बदलेगी नहीं। 1 × 2/3 2/3 रहेगा, लेकिन ये सिर्फ 1 नहीं है ना, ये -1 है, इसलिए ये प्लस और माइनस आप देख रहे हो क्या हो गया? माइनस। बेस की पावर है -1 मैं मानता हूं, और इसलिए वो अगर बेस की पावर है तो मल्टीप्लीकेशन में जो आएगी वो रेसिप्रोकल के साथ आएगी। बट -1 मैंने आपको बताया, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो बट 1 अगर 2/3 से मल्टीप्लाई किया फर्क नहीं पड़ा, बट -1 है इसलिए -1 इंटू दिस प्लस 2/3 क्या हुआ? -2/3। यहाँ क्या बचा? log 5। गाइस पावर में सेटल कर चुका हूं, तो यहाँ क्या बचा? टू द बेस 5। -1 पावर में सेटल कर चुका हूं, तो क्या बचा? log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 16/3। मेरे दोस्त मुझे बताओ log 5 टू द बेस 5 क्या होता है? 1। अगेन हमने सीखा है ना, log ऑफ एनी वैल्यू टू द बेस सेम वैल्यू इज ऑलवेज 1। अगर log में आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये क्या बना? 2 log x टू द बेस 3 माइनस 2/3 इंटू 1 2/3। ये पूरा 1 बना ना, तो ये 2/3 16/3 खत्म। अब ये -2/3 देखो सिंप्लीफाई हो रहा है अब धीरे धीरे। ये -2/3 उधर जाके क्या हो गया? प्लस। अब प्लस 2/3 मतलब ये कितना हो गया? 16 + 2 18/3, और 18/3 कितना होता है? 6। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लिया 3। 16 और 2 18, 18 डिवाइड बाय 3 6। गाइज अगेन ये लेकिन क्या बना है? ये 2 log x टू द बेस 3 6 बना है। तो ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करके क्या हो जाएगा? 6 3 बराबर ना। 6 को जब 2 डिवाइड कर लेगा, 6 को जब 2 डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करके 3 बन जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आया है गाइस? देख लो, फाइनली मेरे पास आ गया है log x टू द बेस 3। ऑलरेडी 2 इधर सेटल करके मैंने क्या कर दिया है? 3, और फिनिश। अब अगर मुझे दोस्तों x निकालना है तो वही घिसी पिटी log की प्रॉपर्टी गाइस जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल। अगर मुझे log हटाना है तो b इधर बेस बन जाएगा, m पावर बन जाएगी, a अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस वही करूंगा मैं। यहाँ पे log हटाना है तो 3, ये वाला जो 3 है ना log का बेस, दूसरे साइड में जाके पावर बन जाएगा, सॉरी बेस बन जाएगा। ये log का बेस दूसरे साइड में बेस बन जाएगा। यहाँ जो कांस्टेंट है वो पावर बन जाएगी। देखो जैसे यहाँ m कांस्टेंट था, पावर बन गई। अब कोइंसिडेंटली यहाँ ये भी 3 है और ये भी 3 है, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो बेस है वो log का बेस दूसरे साइड में जाके बेस बन जाता है, और ये सिंगल वैल्यू पावर बन जाती है। और जो आर्ग्यूमेंट x आपको दिख रहा है ये अकेला हो जाता है, तो x आपको मिला 27। खत्म। लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। आपको x भले ही आ गया है, यहां पर जो भी दिमाग लगाना था इस सिंप्लीफिकेशन में लगाना था, एक एक स्टेप आपके सामने लिखिए सो दैट आपको समझे। अदरवाइज आपको अगर ये सारी बातें आती है तो एग्जाम में इसमें से कम 3 से 4 स्टेप आप स्किप कर सकते हो। ये हार्डली 4 से 5 स्टेप का क्वेश्चन था, मतलब ये इतना जो हमने आपको 10-12 स्टेप दिख रही है ना, वो 5 स्टेप का क्वेश्चन था मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम बातें मन ही मन हो रही है। बट मैं मन ही मन कर लूंगा तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ हर स्टेप दिखाई है। चलो गाइस, अब
अब हमें क्या निकालने बोला, x आ गया तो हमें ये निकालने बोला गया, तो ठीक है गाइज, log 3 x, x कितना है मेरे पास, x से 3 स्क्वायर। गाइज एक काम कर लेता हूँ ना, x में 3 क्यूब है, 27 भी लिख सकता हूँ या 3 क्यूब भी लिख सकता हूँ, 3 क्यूब भी 27 होता है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ हर जगह अभी भी पावर है ना, तो मैं यहाँ 3 क्यूब लिख लेता हूँ और स्क्वायर। जहां जहां x से मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 क्यूब लिख रहा हूँ। तो अब देखो log टू द बेस 3 एज इट इज, और ये देखो आर्ग्यूमेंट में ये जो 3 है ना ये एज इट इज, और x के जगह मैंने क्या लिखा, सिर्फ x के जगह 3 क्यूब, जो मेरी x की वैल्यू आई थी 3 क्यूब, ठीक है। तो x के जगह मैंने बस 3 क्यूब लिखा, बाकी जो x का स्क्वायर है यानी कि 3 क्यूब का स्क्वायर, x को ने 3 क्यूब, उसका स्क्वायर भी एज इट इज है, बस इसको सिंप्लीफाई करो। ये 3 एज इट इज, आपको पता है एक्सपोनेंट की रूल है ना, a⁻m⁻n, अगर एक ही बेस की मल्टीपल पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेगी। तो ये बाहर का 3 तो एज इट इज, ये बेस है 3, उसकी एक पावर 3 है, एक पावर 2 है, तो ये आपस में क्या कर लेगी, मल्टीप्लाई होके 6। गाइज अगेन log टू द बेस 3, फिर से आपको एक्सपोनेंट का रूल पता है कि अगर दोनों में बेस सेम है तो हम कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बेस 6 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दोनों का बेस सेम है, कॉमन बेस ले लो, पावर को ऐड कर लो, 7, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7, खत्म गाइस। और लास्ट में अगेन आर्ग्यूमेंट की पावर log के मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट आती है, तो यहाँ क्या बचा, log 3 टू द बेस 3। और फिर से इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब भी किसी log में बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो ये आंसर 1 बन जाता है। तो 7 × 1 7 इज द आंसर गाइस, 7 × 1 7 इज द आंसर। कोई भी दिक्कत परेशानी, बड़ा इजी हलवा, ट्रस्ट मी क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन था, बाकी तो काम आपने देख ही लिया है। प्रॉब्लम में एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखना गाइस, रूट को हमने 3⁻1/2, बेस की पावर इधर आएगी मल्टीप्लीकेशन में बट रेसिप्रोकल के साथ, है ना। तो ये 5 स्क्वायर हो गया, 0.2 का क्यूब हो गया, फिर अगेन 3 इधर आया 1/3 के साथ, बट आर्ग्यूमेंट की पावर डायरेक्ट आती है। फिर 0.2 को हमने 1/5 मतलब ही 5⁻1 लिखा, सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है मैंने। फिर से ये -1 इधर रेसिप्रोकल हो गया, -1 ही होगी बट प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर इधर यार बेस आर्ग्यूमेंट से में 1 बन गया, इधर जाके ये ऐड हो जाएगा जो कि 6 बना, फिर 2 डिवाइड होके 3 बना, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करके x मिला 3 क्यूब, और 3 क्यूब मैंने यहाँ रख दिया x के जगह, बाकी पूरा ढांचा एज इट इज, फिर वो स्क्वायर एज इट इज, इंटू 3 एज इट इज, बेस 3 एज इट इज, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 6, बेस से में कॉमन बेस लेके पावर का एडिशन 7, और 7 जब आर्ग्यूमेंट की पावर है मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो log 3 टू द बेस 3 फिर से क्या बनेगा, 1। चमका गाइज, कोई भी प्रॉब्लम डाउट, ठीक है। तो ये था गाइज लॉग का। अगेन आप देखो ना, लॉग का ये क्वेश्चन जरूर था बट इसमें भर भर के क्या यूज हुआ, इसमें भर भर के आपको एक्सपोनेंट भी यूज हुआ है। अलजेब्रा की यही तो खासियत है, हर टॉपिक लिंक्ड है। सो गाइज अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब बेहद ही इजी क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने सॉल्व कर लेता हूँ, और मेरा तो मन था इसको होमवर्क देने का। बस आपको ये चीज पता चाहिए कि जब आपको देखो यार 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, x² + mx + 9 बराबर, ये भी 0 है, फिर x² + nx + 17 ये भी 0 है, और x² प्लस, अब मैं इसको लगे हाथ तो x से मल्टीप्लाई कर दूं तो m × x mx + n × x nx + 35 ये भी 0 है। मुझे बताओ, अगर मन ही मन अगर मैं इसको a मान लूं, वो 0 दिया है, मन ही मन अगर मैं इसको b मान लूं, वो 0 दिया है, मन ही मन अगर मैं इसको c मान लूं तो ये 0 दिया है। तो गाइस अगर 3 इक्वेशन का RHS सेम है, इसका मतलब उनका LHS भी सेम हुआ ना, a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है, मतलब तीनों की वैल्यू सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ a = b = c। अगर तीनों का RHS सेम है इट मीन्स तीनों सेम है, a की भी वैल्यू 0 है, b की भी 0 है, c की भी 0 है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ a = b = c = 0। ठीक है, वही किया मैंने, a लिखा, b लिखा, c लिखा, =0 चाहे तो लिख लो। ठीक है, अब भाई देखो थोड़ी देर पहले याद करो मैंगो बनाना, मैंगो ऑरेंज और एप्पल वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो उसमें भी याद करो इसी तरह 3 इक्वेशन बने थे, बस वो 3 इक्वेशन लीनियर फॉर्म में थे, इस बार ये 3 इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। बट उसी तरह 3 इक्वेशन की इक्वालिटी थी जो आपने कैसे सॉल्व करी थी, टुकड़ों में एक एक करके। तो बस यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की इक्वालिटी यूज कर रहा हूं गाइस, x² + mx + 9 = x² + mx
प्लस एन एक्स प्लस 35। तो देखो एम एक्स से एम एक्स कटा बराबर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, समझ रहे हैं? दोनों की इक्वालिटी, फर्स्ट और थर्ड की इक्वालिटी यूज की, एक्स स्क्वायर कटा, एम एक्स कटा, तो आपको क्या मिला गाइस? यहां मिला एन एक्स, और ये 35 इधर आके क्या मिल गया आपको? माइनस, देखो 9 माइनस 35 कितना हो? -26 बराबर। तो एन एक्स आपको मिल गया -26। सेम उसी तरह गाइज मैं इन दोनों की इक्वालिटी यूज कर रहा हूं, इन दोनों की, फर्स्ट और सॉरी सेकंड एंड थर्ड। मतलब मैंने पहले फर्स्ट को थर्ड के साथ लिया सो दैट एम एक्स और एम एक्स कटेगा, मुझे एन एक्स मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? सेकंड और थर्ड, यानी एन एक्स कटेगा, मुझे एम एक्स मिलेगा। देखो सेकंड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 17। थर्ड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस 35। गाइज इस बार क्या कटेगा? एन एक्स कटा, एक्स स्क्वायर कटा, तो एम एक्स आपको कितना मिला? अगेन 35 इधर आके माइनस हुआ, -18, और फिनिश। मेरे दोस्त आप अब ये एन एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो, एक्स मिल जाएगा, या एम एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, एक्स मिल जाएगा, या ये दोनों वैल्यू एम एक्स की भी और एन एक्स की भी इक्वेशन 3 में रखो, एक्स मिल जाएगा। खत्म। अब देखो मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इक्वल टू, तो जीरो है ना, सब इक्वल टू, तीनों की तीनों क्या है? जीरो। तो एक्स स्क्वायर, एम एक्स कितना मिला था मुझे? देखो एम एक्स है -18 प्लस 9 इज 0, तो एक्स स्क्वायर कितना मिला आपको? 9। देख लो एक्स स्क्वायर एज इट इज, एम एक्स की वैल्यू है -18, तो समझा मैंने क्या किया? यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, -18 हुआ। नाउ -18 प्लस 9 कितना होता है? -18 प्लस 9 -9 होता है, बट -9 RHS में जाके +9 बन गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स कैन बी प्लस और -3 ना, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर भी होता है, -3 का स्क्वायर भी होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कटा, एक्स प्लस -3 मिला। बट रुक जाओ, क्वेश्चन ने कहा है कि इन तीनों इक्वेशन जो एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में हैव कॉमन निगेटिव रूट, निगेटिव रूट, तीनों में एक रूट कॉमन। गाइस रूट मतलब क्या? एक्स की वैल्यू, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के फॉर्म में है तो उसको सॉल्व करके हमें जो दो वैल्यू मिलती है वो एक्स की ही मिलती है, जिसको हम रूट बोलते हैं। तो तीनों इक्वेशन देखो एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। बट क्वेश्चन बोल रहा है तीनों इक्वेशन, अब इसके कोई दो रूट हो सकते, इसके कोई और दो रूट हो सकते, इसके कोई और दो रूट हो सकते टेक्निकली, बट क्वेश्चन ने एक हिंट हमें दे दी, तीनों में एक रूट कॉमन है। मतलब इसमें हो सकता है अल्फा बीटा, इसमें हो सकता है अल्फा थीटा, इसमें हो सकता है अल्फा गामा, बट अल्फा तीनों में है, ये क्वेश्चन ने बोला है। ये हर बार रहेगा जरूरी नहीं, बट इस बार क्वेश्चन ने बोला है कि तीनों में एक रूट कॉमन है। मतलब ये देखे जाए तो इसके रूट हो सकते हैं ए बी, इसके पी क्यू, इसके एम एन, सारे अलग। बट अगर वो खुद बोल रहे हैं सामने से कि एक कॉमन रूट है, तो मैं क्या मानूंगा? एक अल्फा बीटा हो सकता है, एक अल्फा तो होगा ही कॉमन, थीटा हो सकता है, एक अल्फा तो होगा ही कॉमन, गामा हो सकता है। तो अल्फा कॉमन है और वो निगेटिव है बोल रहा है। तो गाइज, तो मैं यहां पे, अगर मुझे पता है कि यहां पे x +3 भी आ सकता है इन तीनों को साथ में सॉल्व करके, और -3 भी आ सकता है, तो मैं +3 क्यों लूं? उसने खुद ने मुझे निगेटिव बोला है तो मैं निगेटिव लूंगा। x मेरा हो गया -3, और एक बार x की वैल्यू मिल गई गाइस, एक बार अगर x की वैल्यू मिल गई तो वो वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, -26 n इंटू -3, ये माइनस माइनस कटा, n आपको मिला 26/3, है ना, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया। अगेन गाइस यहां पर भी मैं -18 m और x की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस कटा, ये 3 इधर आके कितना हो गया? 6, 18/3 6। और क्वेश्चन ने मुझे क्या निकालने बोला है? क्वेश्चन ने निकालने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m + 3n। तो 2m की वैल्यू 6 + 3n की वैल्यू 26/3। देखो अगेन 3 से 3 कटा, 6 इंटू 2 12 + 26, 12 + 26 38 इज द फाइनल आंसर। 38 इज द फाइनल आंसर गाइस। चमका? कोई भी डाउट? गाइस क्वेश्चन बोल रहा है तीनों में देखो इक्वल टू 0, यानी तीनों का RHS सेम है, मैंने LHS को इक्वेट किया विच इज इक्वल टू 0। फिर वो बोल रहा है तीनों में कॉमन रूट है, यानी एक ही ऐसी x की वैल्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रही है। टेक्निकली तीनों में दो अलग अलग रूट भी हो सकते हैं, बट उसने क्लियर बोला है एक रूट कॉमन है तीनों में और वो निगेटिव है। ठीक है, तो गाइज इन तीनों के जुगलबंदी से फर्स्ट और थर्ड के इक्वालिटी से मुझे nx मिला, सेकंड और थर्ड में mx मिला, ये mx की वैल्यू फर्स्ट में रख के x मिल गया। गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप mx ना यूज करते हुए nx भी यूज करते हैं ना सेकंड में,
तो आपको सेम -3 ही मिलता है। देख लो, अगर मैं nx रख दूं यहाँ, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, देखो nx कितना है -26, तो -26 ये प्लस और ये माइनस, -26 + 17, मुझे बताओ यार कितना हुआ, -9, और -9 उधर जाके क्या होगा, -9 उधर जाके प्लस ही होगा, वही मिल रहा है मुझे। देखो x² 9, x² 9 मतलब x कैन बी +-3, बट प्लस क्यों लूँ, उसने क्लियर बोला है कि जो रूट है कॉमन वाला वो निगेटिव है, तो पॉजिटिव रूट चाहे जो मर्जी हो, निगेटिव रूट मुझे -3 मिल गया। जो निगेटिव है कॉमन वही है ना, जो निगेटिव कॉमन वही है। तो आप mx की वैल्यू यहाँ रखो तो भी आपको यही x की वैल्यू मिलेगी। आपने अभी देखा nx की वैल्यू यहाँ रख के सेम x की वैल्यू मिल रही है। इनफैक्ट आप थर्ड इक्वेशन में mx भी रखो, nx भी रखो, आपको सेम x मिलेगा। ये है वो कॉमन निगेटिव रूट। दो रूट आए थे बट निगेटिव लेना था तो -3 लिया, और -3 की वैल्यू यहाँ रख के n मिला, -3 की वैल्यू यहाँ रख के m मिला, और m और n से हमें आंसर मिला 38 इज द राइट आंसर। थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। अच्छी से पढ़ो, जितने भी क्वेश्चन आपने अभी किए हैं एक बार खुद के दम पे करना, हो सके तो रिकॉर्डिंग वापस देखना अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए तो, फिर उसके बाद जब रिकॉर्डिंग देख लोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन खुद से करना। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट मज़ेदार इम्पैक्टफुल सेशन में। टिल देन बाय, एंजॉय, चक दे फट्टे।